बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र से खबर है। महाराष्ट्र में हिजाब को लेकर हंगामा हुआ है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक महाराष्ट्र का वाशिम जिले में मुस्लिम लड़कियों ने नीट परीक्षा के दौरान हिजाब उतरवाने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, ये आरोप लगाया है। मुस्लिम लड़कियों का आरोप है कि वाशिम के शांताबाई गोटे स्कूल में नीट का पेपर जब वो दे रहे थे उसी दौरान जबरन उनका हिजाब उतरवाया गया। इन लड़कियों ने इस मामले में पुलिस को शिकायत भी दी थी। वाशिम पुलिस ने इस मामले में अब जांच की बात कही है। तो महाराष्ट्र के वाशिम में हिजाब को लेकर हंगामा, नीट परीक्षा के दौरान हिजाब उतरवाने का आरोप। 17 जुलाई रविवार के दिन नीट परीक्षा थी। उसी दिन इन लड़कियों का आरोप है कि जबरन इनके हिजाब उतरवाए गए जब ये नीट परीक्षा दे रही थी। थाने में जाकर बाकायदा मुस्लिम लड़कियों ने शिकायत दर्ज करवाई है। आइए जान लेते हैं आरोप लगाने वाली लड़कियां और उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। जुलाई को नीट का एग्जाम था जिसके लिए हम वाशिम सेंटर मिला था, तो हम वाशिम में गोटे कॉलेज में आए तो उन्होंने मतलब बाहर से हमको वापस कर दिया। पहले अंदर ले लिया, फिर बोला कि अब हिजाब और बुर्खा उतार के आओ। तो फिर हम बोले उनको क्या मतलब 1 घंटा पहले आए तो अलाउ है, आप चेक कीजिए पूरा और हमें अंदर जाने दीजिए। तो उन्होंने हमसे बहुत बहस की, उसके बाद जाने भी नहीं दिया अंदर। फिर हमको बाहर भेजा और हमको बाहर रोड पर बुर्खा भी उतारने लगाया और हिजाब भी उतारने लगाया। उसके बाद हम जब वापस अंदर गए तो वो सर का भी बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं था। बच्ची को अंदर किया, फिर बाद में दोबारा वापस आ गए। फिर बच्ची वापस आई कि भाई हमारे को हिजाब के साथ अलाउ नहीं कर रहे। बच्ची को वहीं हिजाब निकालने लगा। हिजाब निकालने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। सड़क पर चाहे डब्ल्यू के पास ही हिजाब निकाले। फिर इस बाबत हमने जो दोबारा बच्ची को भेजा, स्कार भी निकालने लगा दिए। इसके विषय में हमने पुलिस में कंप्लेंट की। वहाँ जो इंचार्ज जो थे उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। फिर हमने जो सारथी मैडम से जो आए थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने जो गोटे कॉलेज पर होने की बात बताई, वहीं हमने जाकर कंप्लेंट किया। देखिए, पुलिस जो है वो इस पूरे मामले में कह रही है कि आरोपों की अब वो जांच करेगी। पाल्याच्या पालकांनी पोलीस स्टेशन वाशिम शहर येथे लेखी तक्रार नोंदवलेली आहे। चौकशी केल्यानंतर उचित कारवाई करण्यात येणार आहे। तो महाराष्ट्र के वाशिम में ये हिजाब विवाद जो सामने आया है, इसी पर और चर्चा के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। नागपुर से हमारी सहयोगी सरिता कौशिक इस वक्त मौजूद है। सरिता, पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है हम जांच करेंगे। जो पीड़ित छात्रा है उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब नियम ये कहता है कि 1 घंटा पहले अगर आप सेंटर पर पहुंच जाएं तो फिर चेकिंग के बाद आपको इजाजत है, हिजाब में बैठकर आप पेपर दे सकते हैं। मैं चाहती हूं आप मेरे दर्शकों को बताएं कि आखिरकार नियम क्या कहता है, शुरुआती गलती किस तरफ की नजर आ रही है। जो फिलहाल हाथ में जानकारी आ रही है इसकी जांच जारी है। हमने सभी जो इसमें लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश की है। इसमें एक बात जो सामने आ रही है रुमाना, वो ये है कि कुल वहां पर जो परीक्षार्थी थे उसमें 5 मुस्लिम स्टूडेंट्स थी। पांचों जो है वो हिजाब लगाकर वहां पर आई हुई थी और इसमें से 3 जो है वो समय के पहले पहुंच पाए थे। वो आकर उनके लिए एक सेफ्टी रूम दी गई थी और उस सेफ्टी रूम में उन्होंने अपना हिजाब निकाला। वहां पर एक मुस्लिम प्राध्यापक भी है और कॉलेज का कहना है कि जो 2 है जिन्होंने ये तकरार की है वो बाद में आई, देरी से आई और जो हुआ वो गेट पर हुआ। फिलहाल कॉलेज प्रशासन जो है वो अपनी जिम्मेदारी झटक रहा है इस मामले से। उनका कहना है कि कॉलेज के गेट पर क्या हुआ वो हमें बिल्कुल पता नहीं। उनका कहना है कि हमारे यहाँ जो आए थे हिजाब निकालने के लिए उनके लिए सेफ्टी रूम था, हमने गेट पर ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मतलब इसी कॉलेज में जिस पर आरोप लगा रही है एक छात्रा, उसी कॉलेज के भीतर एक सेफ्टी रूम था जहां पर बाकी जो मुस्लिम छात्राएं पहुंची थी उन्होंने अपना हिजाब उतारा। ये छात्रा देर से पहुंची थी, कॉलेज की तरफ से सफाई दी जा रही है और इसीलिए ये सारा विवाद जो है वो सड़क पर हुआ। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, दिन की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रपति चुनाव का दिन आज आखिरी घंटा बाकी है क्योंकि शाम 5 बजे तक ही माननीय महामहिम को चुनने के लिए मतदान कर सकते हैं। इस आखिरी घंटे में मतदान जारी है। एनडीए की उम्मीदवार है द्रौपदी मुर्मू, विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा मैदान में। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की एकता बिखरी हुई नजर आई। शिवसेना, बीएसपी, जेएमएम जैसे दलों ने
द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान किया। आज सुबह प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन में मतदान किया। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने भी वोट डाला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में वोट डालने वाले पहले शख्स बने। आज के चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा सभी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने अपने राज्यों में अपनी विधानसभाओं में मतदान किया। द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने वाले झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी रांची में वोट डाला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने भी मतदान किया। तस्वीरें आपके सामने। तो महामहिम को चुनने के लिए मतदान जारी। माननीय आज दिन भर वोट करते नजर आए। सुबह 10 बजे से यह सिलसिला शुरू हुआ। राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। देश के कुल 776 सांसद और देश भर के 4033 विधायक जो आज वोट कर रहे हैं महामहिम चुनने के लिए। और अब विस्तार से बात करते हैं राष्ट्रपति चुनाव की, जहां विपक्षी एकजुटता एक बार फिर से नहीं दिखी। खबर यह है कि आज मतदान के दौरान कई जगह क्रॉस वोटिंग हो गई है। असम में कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा है। एआईयूडीएफ के विधायक ने यह आरोप लगाया कि कई कांग्रेसी विधायकों ने मुर्मू के पक्ष में वोट कर दिया है। हालांकि कांग्रेस जो है वो असम में इन आरोपों का खंडन कर रही है। उधर दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव, उन्होंने भी एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया है। साथ ही समाजवादी पार्टी के शजील इस्लाम ने क्रॉस वोटिंग की है। उधर ओडिशा में कांग्रेस विधायक मोहम्मद मुकीम ने मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। ओडिशा से ही आती हैं द्रौपदी मुर्मू और जानकारी ये सामने आ रही है कि कांग्रेस के विधायक मोहम्मद मुकीम ने द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में ही वोट कर दिया है। गुजरात में एनसीपी के विधायक कांधल जाडेजा ने भी क्रॉस वोटिंग की है। वहीं पंजाब में अकाली दल के मनप्रीत ने राष्ट्रपति चुनाव का बॉयकॉट किया। कुल मिलाकर ये बड़ी खबर, राष्ट्रपति के चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है उसको लेकर ये खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, पार्टी की व्हिप जारी नहीं होती है राष्ट्रपति चुनाव में। इसी को आधार बनाकर जो दोनों प्रत्याशी थे वो सभी से ये अपील कर रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज सुनकर और अपने विवेक के हिसाब से वोट करें। इस सब के बीच देश के अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अभी भी मतदान जारी है। यह आखिरी घंटा शाम 5 बजे तक वोटिंग जारी रहेगी। राष्ट्रपति चुनाव में मुलायम सिंह यादव का परिवार एक बार फिर से आमने सामने आ गया। पार्टी के निर्देश के बावजूद शिवपाल यादव ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। शिवपाल ने समाजवादी पार्टी के यशवंत सिन्हा को समर्थन देने के फैसले को मुलायम सिंह यादव का अपमान बताया और दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी अपने चाचा पर जमकर किया है पलटवार। समाजवादी पार्टी और नेताजी के बारे में भारतीय जनता पार्टी की समय समय पर भाषा क्या रही है वो छिपा नहीं है। और नेताजी ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जहां लोकतंत्र को बचाने का काम किया। उस समय बताओ भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। अभी अभी चुनाव गुजरा है, चाचा को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा क्या थी। उन्होंने कितना नेताजी का ध्यान रखा है और उन्होंने कितना हमारा ध्यान रखा है। जबकि आज भी हम समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कितना मीटिंग में बुलाते हैं, कितना क्या मेरे सुझाव लिया। तो इसलिए मैंने तो सुझाव दिया है जो नेताजी पर आईएसआई का एजेंट बताता था हो, तो यही तो मैंने सुझाव दिया है। और मुझे पूछना चाहिए था कि ऐसा प्रत्याशी को न चुने। तो ये आपने देखा किस तरीके से मुलायम सिंह यादव परिवार वो आमने सामने आ गया इस राष्ट्रपति चुनाव के दौरान। और सीधे आपको लेकर चलते हैं, प्रशांत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रशांत, कुल मिलाकर क्रॉस वोटिंग का खेल जो देखने के लिए मिल रहा है, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इससे जो विपक्षी एकता है उसकी तो पोल खुल के रह गई। बिल्कुल रोमाना, अब विपक्षी एकता की पोल खुल गई है, लेकिन इसकी आशंका थी पहले से। आपने विपक्षी एकता की बात की रोमाना, आपको याद होगा
जब से पूरी प्रक्रिया शुरू हुई विपक्ष की तरफ से अपने उम्मीदवार को चुनने की, तब से आप देखिए अगर एक एक मीटिंग को करके, पहली मीटिंग हुई उसमें लगभग तमाम विपक्षी दल आए थे, उसके बाद जो बाकी दोनों मीटिंग हुई यशवंत सिन्हा के नाम पर मोहर लगाने के लिए, उसमें 3-4 पार्टियां फिर गायब हो गई, जिसमें आम आदमी पार्टी भी शामिल थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बाद में यशवंत सिन्हा को समर्थन का ऐलान किया। उसके बाद धीरे धीरे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ही यशवंत सिंह जो खुद हजारीबाग से चुनाव लड़ते थे, झारखंड से ही आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहले समर्थन का ऐलान किया। तो इस बात की आशंका थी पहले से कि राज्यों में खासकर कई विधायक यशवंत सिन्हा से हटकर द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे, और वही कहीं कहीं देखने को मिला है। आपने विधायकों की बात की, मैं और भी एक चीज़ आपको बता दूं रोमाना, कि आज तृणमूल कांग्रेस के ज़्यादातर सांसद, लगभग सभी सांसद कलकत्ता में वोट कर रहे हैं। पहले से उन्होंने इजाज़त ली थी कि वो कलकत्ता में वोट करेंगे। केवल 2 सांसद यहाँ पर आज उन्होंने वोट किया है। एक तो शत्रुघ्न सिन्हा, क्योंकि उनको आज शपथ लेनी थी। दूसरे शिशिर अधिकारी, जो शुभेंदु अधिकारी के पिता हैं, उन्होंने यहाँ पर वोट किया। उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने किसको वोट किया, उन्होंने केवल इतना कहा कि उन्होंने एलिजिबल कैंडिडेट को वोट किया है। लेकिन हमारी जानकारी यह है कि उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की है, उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को वोट किया है। तो केवल इन विधायकों की बात नहीं है रोमाना, तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में से भी आपने देखा कि एक सांसद, हमारी जानकारी यह है कि उन्होंने क्रॉस वोट किया है। तो इसकी आशंका पहले से थी, और 15-20 दिनों में, पिछले दिनों जो कुछ हुआ है यशवंत सिन्हा के नाम को लेकर, उससे ये आशंका हो रही थी। और अभी जैसे 5 बजेगा उसके बाद और भी इस तरह की बातें सामने आएंगी। बिल्कुल, दरअसल सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये आशंका पहले से विपक्षी खेमे को सता रही थी कि साहब उसकी कलई एक तरीके से खुल गई है, एकता वाली। लेकिन आज जिस तरीके से मतदान आगे बढ़ा और क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे, उसके बाद तो एक तरीके से कह सकते हैं कि विपक्ष के होश से उड़ गए, क्योंकि उम्मीद से ज्यादा क्रॉस वोटिंग विपक्षी खेमे से द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में। द्रौपदी मुर्मू जो है वो आदिवासी समाज से आती हैं, देश की पहली राष्ट्रपति बन सकती हैं, एक ऐसी महिला जो आदिवासी समाज से हो। इस मौके पर उनका जो गृह जिला है मयूरभंज, ओडिशा में है, वहां खुशी का माहौल है। एबीपी न्यूज संवाददाता शोभना यादव द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव में मौजूद हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के भाई से इस मौके पर खास बातचीत की है। और इस समय मैं द्रौपदी मुर्मू जी के रायरंगपुर के घर में मौजूद हूँ। यहीं वो अपने पति के साथ रहती थी। उनके भाई मेरे साथ तारिणी सेन जी मौजूद हैं। तारिणी सेन जी, अभी मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि निजी जीवन में उन्होंने बहुत दुख झेले हैं। क्या कभी वो चर्चा करती थी या वो और मजबूती के साथ वापस आई उसके बाद? नहीं, चर्चा तो पहले तो थोड़ा टूट गया था, उसके बाद मजबूती हो गया। अभी तक मतलब उसी मजबूती में ही रहता है अभी भी। जवान बेटों का चले जाने से बड़ा माँ के लिए कोई दुख नहीं होता है। क्या कभी वो चर्चा करती हैं, अपने बेटों को याद करती हैं, और याद करती हैं तो कैसे याद करती हैं? नहीं तो वो मतलब कभी कभी तो याद आते रहता है, उसी टाइम थोड़ा आंखों से आंसू भी गिरने लगता है, तो पर भी अपने आप को संभाल लेते हैं। और मैं अगर कहूं कि रायरंगपुर के लोगों के लिए उन्होंने बहुत काम किए। 2 बार वो यहाँ से विधायक रही, राज्यपाल बनी, परिवार के रूप में, क्योंकि आप उनके सगे भाई हैं, परिवार के रूप में क्या उम्मीदें अब आप लगा कर बैठे हुए हैं, आप जब वो राष्ट्रपति बन गई हैं? तो हम लोग तो बहुत खुश में है जब राष्ट्रपति बनेगी। तो अभी तक तो उम्मीद है कि वो बन जाएगी करके, कहे के लिए बहुत सारे पार्टी ने उनको सपोर्ट करता है, उस चलते राष्ट्रपति तो जरूर बनेंगे। तो आप राष्ट्रपति भवन में जाएंगे उनके साथ रहने, देखने अपनी बहन के जलवे? जरूर जाऊंगा। जरूर जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनेंगे? हाँ, शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा बनने आऊंगा। और जब ये आप लोगों को सबको पता चला कि द्रौपदी मुर्मू जी उम्मीदवार बन रही हैं, राष्ट्रपति बनने वाली हैं, प्रथम नागरिक बनने वाली हैं हिंदुस्तान की, तो अगर मैं एक शब्द में कहूं कि उस भावना को आप लोगों ने सबने कैसे जाहिर किया और कैसे उस जश्न को मनाया? हम लोग को इतना ये जश्न मनाया, उसी टाइम बहुत से नाच गाना भी हुआ यहाँ, और बहुत सारे आदमी मतलब भीड़ भाड़ थे, और बहुत खुश लग रहा था उस टाइम। अच्छा, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति देखने को मिलती है द्रौपदी मुर्मू जी में, जब वो राज्यपाल थी झारखंड की, तो उन्होंने जो विधानसभा से 2 कानून आए उनके पास संशोधन होके, उसको उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासियों के हक में क्या है इस कानून में, ये बताइए। तो ये जो उनका तरीका है काम करने का, आप एक भाई हैं उनके, कितना करीब से उनको जानते हैं और कैसे देखते हैं? नहीं, वो तो जो CNT बिल आया था वो भी वापस कर दिया, वो तो अच्छा ही किया देश के लिए कल। और वो अभी जो
काम करने जा रहा है वो बहुत अच्छा करेगा। बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये हमारे साथ द्रौपदी मुर्मू जी के भाई, बड़ी उम्मीद है परिवार को, देश को द्रौपदी मुर्मू जी से। तो मैं आपको बता दूं, रायरंगपुर से कैमरामैन भूपेंद्र सिंह के साथ शोभना यादव। अच्छा, रायसीना हिल्स की तरफ द्रौपदी मुर्मू के कदम बढ़ रहे हैं, लेकिन एबीपी न्यूज आपको द्रौपदी मुर्मू के इतिहास के उन पन्नों में लेकर चल रहा है जहां से उन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई की। दिखाते हैं आपको ओडिशा के मयूरभंज से एक और रिपोर्ट। द्रौपदी मुर्मू जी के स्कूल में पहुंच चुकी हूं, वो स्कूल जिसमें उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ली है। और मैं आपको यहां बता दूं कि प्रारंभिक शिक्षा लेने के बाद उन्होंने अपने माता पिता से इच्छा जाहिर की कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं, वो ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, और उनके माता पिता ने उनका साथ दिया और इसी स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भुवनेश्वर की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन करने के लिए पहुंची। तो देखिए यहाँ पर ये छोटे छोटे बच्चे इस समय आपको दिखाई दे रहे हैं, कुछ बेटियां भी दिखाई दे रही हैं, कुछ छोटे छोटे बेटे भी दिखाई दे रहे हैं, और ये टीचर है। क्या पढ़ा रही हैं आप? 4th क्लास का मैथ। 4th क्लास का मैथ्स पढ़ा रही हैं मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी जो कि राष्ट्रपति बनने जा रही हैं, वो इसी स्कूल में पढ़ी हैं। और जिस समय वो पढ़ रही थी, क्या इस तरीके की मेज कुर्सियां थी उस समय? कुर्सियां नहीं थे इस समय। मैं उड़िया से बोलूंगी। आप उड़िया से बोलेंगे, हिंदी नहीं बोल पा रही हैं। तो मैं यहाँ पर कोई बच्चा है ऐसा जो हिंदी बोल लेता है? कोई बच्चा हिंदी जानता है? अच्छा, तो चलिए ठीक है। मेरे साथ यहाँ पर एक सर है, वो उड़िया बोल भी लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं। सर आप अंदर आ जाइए और जरा हमारी टीचर से बात करवा दीजिए। आपको बुला रही हूँ, आप आ जाइए। ये बताइए कि द्रौपदी मुर्मू जी जब राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनी गई, तो यहाँ पे बच्चों का क्या रिएक्शन था? बच्चों का पिला मैंने बहुत खुशी होते जो ए विद्यालय पढ़ी एत बड़ पदवी मैंने बसवाई जाऊँगी, तेणु पिला मैंने बहुत खुशी, आम स्टाफ समस्ते खुशी, गाँव खुशी आ समस्ते खुशी। क्या कह रही है ये? ऑल चिल्ड्रन खुशी मनाते हैं। इसके इस विद्यालय में द्रौपदी मुर्मू जी पढ़कर आज राष्ट्रपति होने से सब लड़का लड़कियां बहुत खुशी मनाते हैं। ठीक है। और जब ये खबर आई तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसी बेटियां थी जिन्होंने ये कहा कि हमें भी राष्ट्रपति बनना है, हमें भी नेता बनना है, हमें भी विधायक बनना है? हाँ, छोटा छोटा पिला मैंने तो बहुत खुशी होते, किंतु बड़ झील जमती क्लास 7 जो मैंने पढ़ुंट, जो मैंने 8 पढ़ुंट, से भी भावुंट आम स्कूल आम भी भविष्य दिन राष्ट्रपति हेबू। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि अब उड़िया भाषा में एक लड़की बेटी उठे और जरा द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिख दो। तो आप ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू लिखो, राष्ट्रपति। आइए लिखिए, मैं अभी हाँ लिख दो बेटा, चौक ले लो, लिखिए राष्ट्रपति द्रौपदी। ये उड़िया भाषा में लिख रही है बेटी इसी स्कूल की जहां से द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पास की है। और ऊपर बेड़ा गांव का ये एक छोटा सा स्कूल जहां पर वो लिखने की कोशिश कर रही है द्रौपदी मुर्मू। बहुत बहुत थैंक यू। तो आपने ये द्रौपदी मुर्मू जी का नाम लिख दिया है? हाँ, तो इन्होंने ये द्रौपदी मुर्मू जी का उड़िया भाषा में नाम लिख दिया है और बच्चे बहुत खुश हैं कि इस गांव की बेटी, एक आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनने जा रही है। तो अब इस क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और आपको फटाफट ये स्कूल एक बार दिखा देते हैं। भूपेंद्र, मैं चाहती हूँ कि ये स्कूल आप दिखाएं। यहाँ पर बच्चे देख सकते हैं थोड़ा शोरगुल करते हुए। और ये देखिए, ये यहाँ पर क्लासरूम्स बने हुए हैं, एक छोटा सा कैंपस, और ये प्लेग्राउंड जहाँ पर बचपन के वक्त में द्रौपदी मुर्मू जी अपनी सहेलियों के साथ, अपने मित्रों के साथ खेला कूदा करती थी, और अब वो सर्वोच्च पद पर आसीन होने जा रही हैं। ये एक और कक्षा जिसमें हम अंदर पहुंच गए हैं, और यहाँ देखिए, यहाँ भी पढ़ाई चल रही है। कोई हिंदी बोल लेता है? कोई हिंदी जानता है? तो ये उड़िया स्कूल के बच्चे हैं, इनको उड़िया आती है। तो ये द्रौपदी मुर्मू जी का स्कूल इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये तो हमने आपको द्रौपदी मुर्मू जी के स्कूल की नई इमारत दिखाई, लेकिन असल में जो इमारत उस वक्त में थी जब द्रौपदी मुर्मू जी का यहाँ पर पढ़ने आई थी, उस समय की इमारत ये है। हालांकि यहाँ पर ताला लगा हुआ है ज्यादातर कमरों में। मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि कोई अगर कमरा खुल जाए तो,
तो देखिए ये खुला हुआ है, हालांकि ये बिल्कुल यहाँ पे कबाड़ और कूड़ा भरा हुआ है, लेकिन ये असली वो कक्षा है जिसमें द्रौपदी मुर्मू जी पढ़ती थी। और ये पुरानी इमारत है जहां पर ये स्कूल में बच्चे उस समय पढ़ा करते थे। अब नए क्लासरूम्स बन गए हैं, कुछ और कंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर चल रहा है। और ये देखिए ये पूरा वो स्कूल और खूबसूरत नजारे हैं, आसपास पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, हरे हरे खेत दिखाई दे रहे हैं, एक मुझे पानी का तालाब भी यहाँ पर दिखाई दिया था। तो ये वो पुरानी इमारत जहां पर द्रौपदी मुर्मू जी शिक्षा ग्रहण करने के लिए, प्रारंभिक शिक्षा जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एजुकेशन, वो लेने के लिए यहां पर आती थी। और उसके बाद तो जो उन्होंने रास्ता शुरू किया, कभी मुड़कर पीछे ही नहीं देखा। एबीपी न्यूज शोभना यादव के साथ कैमरामैन भूपेंद्र। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बुलेटिन के इस हिस्से में बात मध्य प्रदेश में हुए दर्दनाक हादसे की। जी, धार में हुआ है ये बेहद दर्दनाक हादसा। सुबह बस इंदौर से पुणे के लिए निकली थी। महाराष्ट्र रोडवेज की ये बस थी, लेकिन इंदौर और खरगोन के बीच धार में बताया जा रहा है कि बस हादसे का शिकार हो गई। 2 लेन पुल से बस सीधे नर्मदा नदी में गिरी, वो भी पुल की रेलिंग को तोड़ते हुए। बस में सवार ड्राइवर समेत सभी 13 लोगों की मौके पर मौत। आशंका जताई जा रही है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से पुल पर बस अनियंत्रित हो गई और इसी वजह से रेलिंग से टकराते हुए सीधे नीचे नर्मदा नदी में जा गिरी। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह बस हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर ने स्टीयरिंग को इतना घुमा दिया बाइक सवार को बचाने के चक्कर में कि फिर वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया और देखते ही देखते बस सीधे पुल से नीचे नदी में समा गई। प्रशासन ने हादसे की वजह के बारे में जांच की बात कही है। मध्य प्रदेश के धार में हुए ये दर्दनाक हादसे का एनिमेशन, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यह हादसा हुआ होगा। देखिए, कुछ इस तरीके से ये बस जो पुल पर से गुजर रही थी और सीधे रेलिंग तोड़ते हुए, देखिए जरा, रेलिंग तोड़ते हुए पुल से नीचे जा गिरी। बस के परखच्चे उड़ गए। जो हिस्सा बचा बस का, वो पूरी तरीके से पिचका हुआ, डिब्बे जैसा। काफी ऊंचा ये पुल, जहां से सीधे रेलिंग तोड़ते हुए ये तेज रफ्तार बस नीचे नदी में जा गिरी। और मानसून का मौसम है, ये मध्य प्रदेश पर मानसून की जबरदस्त मार पड़ रही है। ऐसे में नदी नाले उफान पर हैं, तो नर्मदा नदी का क्या हाल होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तेज प्रवाह पानी का नर्मदा नदी में जिस वक्त ये बस नदी में जाकर गिरी। तो मध्य प्रदेश के धार में ये दर्दनाक हादसा हुआ है और इस हादसे के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृह मंत्री, उन्होंने किस तरीके से अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और राहत और बचाव काम की खुद निगरानी करता हुआ पूरा सरकारी अमला नजर आया। जरा सुनिए। अब तक 13 शव निकाले जा चुके हैं। मेरी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई और उप मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार हर संभव व्यवस्थाएं करने की कोशिश कर रही है। दुर्घटना की जांच के निर्देश भी मैंने दे दिए हैं। तो उस बस में 13-14 लोग भी सवार थे और वो सभी मृत हुए, कोई भी उसमें से बचा नहीं। प्राथमिक तौर पर जो अभी आया है वो ये आया है कि एक मोटरसाइकिल को बचाने के लिए गाड़ी बहकी और बहक के फिर नदी में चली गई। पर ये भी प्रारंभिक जानकारी के बतौर ही है, जो प्रत्यक्षदर्शियों से जैसी बात हुई। सीधे रुक करते हैं, भोपाल से हमारे सहयोगी ब्रजेश राजपूत इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं ब्रजेश राजपूत से इस दर्दनाक हादसे को लेकर अब जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 13-14 लोग सवार थे और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। शिनाख्त हो पा रही है क्या ब्रजेश शवों की? ज्यादातर लोग कहां के, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? देखिए, ये जो बस सुबह 7:30 बजे इंदौर के सरवटे बस स्टैंड से चली थी, 10 बजे यहाँ हादसे का शिकार हो गई और बताया जा रहा है कि सामने से रॉन्ग साइड से जो बाइक सवार आ रहा था, उसको बचाने के चक्कर में बस का जो ड्राइवर था नियंत्रण खो बैठा और दूसरी तरफ
जाके रेलिंग तोड़ते हुए बस गिर गई। 13 यात्री सवार थे, क्योंकि 12 लोगों का ब्यौरा मिला है जो इंदौर से सवार थे और एक ड्राइवर माना जा रहा है। 13 लोग सवार थे। 13 डेड बॉडी बस के अंदर से मिल गई हैं और सबका पास के धामनोद का जो अस्पताल है वहाँ पोस्टमार्टम हो चुका है। इन 13 लोगों में से 11 लोगों की शिनाख्त हो गई है और सरकार शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इन तमाम जितने लोग हैं सबकी जो डेड बॉडी है पार्थिव देह उनके घर पहुँचाने की व्यवस्था करेंगे। महाराष्ट्र की जो सरकार है उसने 10 लाख रुपये का राहत राशि का ऐलान किया है। मध्य प्रदेश की सरकार ने 4 लाख रुपये की राहत राशि का ऐलान किया है। जो खरगोन जिले के जो प्रभारी मंत्री हैं उनको वहां पे हेलीकॉप्टर से भेजा गया है इस पूरे जो रेस्क्यू बचाव चल रहा है उसकी देखरेख के लिए। फिलहाल वहां पे जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि अब पिछले कई घंटे से कोई डेड बॉडी नहीं मिल रही, तो यही समझा जा रहा है कि जितने लोग इस हादसे का शिकार हुए सबकी डेड बॉडी मिल गई है। हालांकि प्रशासन अभी ये कहने की हालत में नहीं है कि उसने राहत और बचाव का काम बंद कर दिया या लोगों को खोजने का काम बंद कर दिया, वो काम चल ही रहा है। पर कुल मिला के एक ऐसा हादसा है जो लंबे समय तक याद रखा जाएगा कि क्यों बरसात में ऐसे बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये जो बस थी ये इंदौर से अमलनेर जा रही थी, पुणे डिपो की बस थी। जो 11 लोगों की शिनाख्त हुई उसमें 5 लोग जलगांव महाराष्ट्र के हैं, 3 लोग ये राजस्थान के हैं, 2 लोग उज्जैन इंदौर के निकले हैं और 2 लोग कुछ अन्य जगह के हैं। मगर तकरीबन सभी लोगों की शिनाख्त हो गई है। इंदौर के लोगों के परिजनों ने आके देख लिया है कि वो शिनाख्त कर दी है। आधार कार्ड के आधार पर हुई है। लोग सभी लोगों के परिजन आते जा रहे हैं और डेड बॉडी उनके सुपुर्द करने का काम भी लगातार होता जा रहा है। तो ये हादसा जो सुबह हुआ था और अब जाके सारी बातें खुल रही हैं। जो कुछ धुंध छाई हुई थी, जो पहले एक बयान आया था मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का कि बहुत सारे लोग अभी लापता हो सकते हैं, 20 से 25 लोग बस में 50-55 लोग सवार थे। बिल्कुल, क्योंकि सुबह जब हम बात कर रहे थे शुरुआती जानकारी यही निकल कर आ रही थी ब्रजेश की 50 से 55 यात्री इस बस में सवार रहे होंगे। ये शुरुआती खबर थी, लेकिन गनीमत ये रही कि अब जैसे जैसे जानकारी सामने आने लगी कि 13 ही लोग सवार थे इस बस में और 13 शव बरामद कर लिए गए हैं। इस सब के बीच मंत्री अधिकारी इस हादसे को लेकर अब जो जानकारियां साझा कर रहे हैं जरा वो सुनाते चलते हैं आपको। फिर से रुक करेंगे ब्रजेश का। बस जो है ओवरटेक करने में रेलिंग से टकराई और फिर पिलर पे गिरी है, पिलर पर अटकी है और पानी के बहाव के कारण बस के अंदर से ही 11 शव निकाले गए और 2 शव जो है बाहर से निकाले गए हैं। 12 लोग सरवटे बस स्टैंड से चढ़े थे और एक ड्राइवर होगा, तो 13 तो इंदौर से चले हैं। रास्ते में कोई बैठ भी सकता है और उतर भी सकता है, इसलिए निश्चित तौर पे नहीं कह सकते कि कितने लोग थे। उस तरह की जांच अभी तत्कालिक कार्य नहीं है, तत्कालिक रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसके बाद जांच देखेंगे। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं ब्रजेश के पास। ब्रजेश, जिस तरीके के बयान इस दर्दनाक हादसे को लेकर सामने आ रहे हैं, अभी भी कई सवाल बाकी हैं। पुख्ता तौर पर अभी भी ये नहीं बताया जा पा रहा है कि आखिरकार कुल कितने यात्री इस बस में सवार रहे होंगे और सबसे महत्वपूर्ण तो ये कि हादसा हुआ कैसे होगा, क्योंकि कोई कह रहा है कि साहब बाइक सवार को बचाने के चक्कर में, कोई कह रहा है कि साहब ओवरटेक करने के चक्कर में। तो कुल मिलाकर सवाल कई हैं, लेकिन क्या ये पहेली सुलझ पाएगी? आसपास के इलाके में क्या कोई सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं जिसकी मदद से सुलझाया जा सकेगा इस मामले को कि आखिरकार ये हादसा हुआ कैसे? ब्रजेश जी जी जी, ये थोड़ी देर पहले एक हम लोग के सामने एक वीडियो फुटेज आया है टोल नाके का। उसमें ये महाराष्ट्र की बस दिख रही है जो इंदौर से अमलनेर जा रही है, इसमें उसका बोर्ड लगा हुआ है। और इस बस के टोल नाके के जो वीडियो से भी पता लगा है कि इसमें कुछ बहुत ज़्यादा यात्री सवार नहीं थे। इस टोल नाके के बाद ये बस आगे जाके मधुबन ढाबा है, वहाँ का वीडियो फुटेज सामने आया कि वहाँ जाके बस पार्क हुई है, कुछ लोग उतरे हैं, तो उससे भी दिख रहा है कि बस में बहुत ज़्यादा लोग सवार नहीं थे। तो जो प्रशासन दावा कर रहा है कि जो 12 लोग इंदौर से सवार हुए थे और 1-2 लोग बीच रास्ते सवार हो सकते, तो वो उस बात में सच्चाई दिख रही है। रही बात इसकी कि हादसे का कारण क्या है, तो बस के पीछे चलने वाले प्रत्यक्षदर्शियों के बयान सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि बस तो ठीक ठाक अपनी गति से जा रही थी, मगर ये जो पुल था उसमें सामने की तरफ से शायद आवागमन की पाबंदी है और इसलिए कोई सामने से वाहन नहीं आ रहा था। मगर अचानक रॉन्ग साइड से एक बाइक सवार आ गया जिसपे बाइक पे 2-3 लोग बैठे हुए थे, तो उनको बचाने के चक्कर में जैसे जब वो अचानक उनके ड्राइवर के सामने आए तो उनको शायद कंट्रोल नहीं कर पाया और ड्राइवर बह गया। फिर उसके बाद बहुत शुक्रिया ब्रजेश, इतनी विस्तृत जानकारी इस दर्दनाक हादसे के बारे में देने के लिए। काफी कुछ तस्वीर अब साफ होती हुई नजर आ रही है ब्रजेश की जानकारी के बाद। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। आप जानते हैं आज गुजरात से क्रॉस वोटिंग की खबर आई है। जो खबर आ रही है सामने वो ये कि गुजरात कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने भी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। 3 से 4 ऐसे विधायक बताए जा रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोट किया है। इतना ही नहीं, गुजरात में एनसीपी के विधायक हैं कंधल जडेजा, उन्होंने भी
क्रॉस वोटिंग की है। कंधल जडेजा ने एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। तो राष्ट्रपति चुनाव में गुजरात में क्रॉस वोटिंग, और क्रॉस वोटिंग का शिकार जो है वो विपक्ष होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी क्रॉस वोटिंग की खबरें अभी तक सामने आ रही हैं सभी द्रौपदी मुर्मू एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, गुजरात में भी जो आदिवासी कनेक्शन है द्रौपदी मुर्मू का वही काम करता हुआ नजर आ रहा है, और इसी वजह से विपक्षी खेमे में ये क्रॉस वोटिंग। विकास, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी रोमाना, आपकी आवाज मिल रही है। जी विकास, मेरा सवाल ये कि ये आदिवासी कनेक्शन द्रौपदी मुर्मू का, इसी की वजह से ये क्रॉस वोटिंग और ये सेंधमारी विपक्षी खेमे में? बिल्कुल, देखिए, और ये बड़ी सेंधमारी है। कांग्रेस के वहाँ तकरीबन 19 विधायक हैं, उसमें से 4 विधायक स्पष्ट तौर पर ये माना जा रहा है कि उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोटिंग की है। लेकिन इसके अलावा 7 से 8 ऐसे और विधायक हैं जो कमजोर कड़ी माने जा रहे हैं, और ये माना जा रहा है कि वो आदिवासी होने की वजह से द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट कर सकते हैं, कांग्रेस के विधायक होने के बावजूद। इसके अलावा एनसीपी के विधायक हैं कांधल जडेजा, उन्होंने भी खुलेआम बयान कर दिया इस बात को कि उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट किया है। जी, कि बड़ी बगावत की जो खबर है वो गुजरात से आ रही है, जहां पर इस साल नवंबर में चुनाव होते। बिल्कुल, देखना महत्वपूर्ण ये होगा कि इसको बगावत कहा जाए या फिर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि साहब अंतरात्मा की आवाज पर, क्योंकि विप पॉलिटिकल पार्टीज की इस चुनाव में जारी नहीं होती है, लागू नहीं होती है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। राजधानी दिल्ली में रोहिणी इलाका, जहां पर हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, यहीं पर सिक्किम पुलिस के जवान ने अपने ही साथी जवान को गोली मार दी। फायरिंग में 2 जवानों की मौके पर ही मौत हो गई है। एक जवान घायल बताया जा रहा है, जिसे अंबेडकर अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। 3 साथी जवानों को गोली मारी सिक्किम पुलिस के जवान ने। 2 की मौके पर ही मौत और एक घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो आरोपी जवान है उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। तो दिल्ली के रोहिणी इलाके में जो हैदरपुर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है वहीं पर यह फायरिंग का मामला। सिक्किम पुलिस के जवान, आपसी झगड़ा उनमें हुआ और इसी दौरान सिक्किम पुलिस के एक जवान ने अपने 3 साथी जवानों पर गोलियां दाग दी। सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक रावत इस वक्त मौजूद है। अभिषेक, और क्या डिटेल्स मिल रही हैं इस घटना के बारे में? देखिए रोमाना, अभी जो इस घटना के बारे में जानकारी डीसीपी रोहिणी की तरफ से हमें मिली है वो यही है कि घटना लगभग 3:15 साढ़े 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। ये जो चारों जवान थे ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की सिक्योरिटी में तैनात थे, इनकी गश्त लगी हुई थी। अचानक इनके बीच में किसी बात को लेकर बहस होती है और वो बहस इतनी तीखी हो जाती है कि जो आरोपी जवान है वो अपनी असॉल्ट राइफल से साथियों पे गोली चला देता है। क्योंकि वहां पर ये घटना जो है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर की बताई जा रही है। जो जल बोर्ड का स्टाफ होता है वो भी मौके पर पहुंचता है, लोकल पुलिस को इसकी जानकारी दी जाती है और 3 घायलों को अंबेडकर अस्पताल ले जाया जाता है, जिसमें से 2 को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं और एक जो घायल है उसका अभी इलाज चल रहा है। लोकल पुलिस ने केएन काटजू मार्ग थाना आता है, जो आरोपी जवान है उसको पकड़ लिया और उससे अभी पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा जो सिक्किम पुलिस के जो इनके कमांडेंट हैं उनको भी मौके पर बुलाया गया है। फिलहाल अभी पुलिस का ये कहना है कि अभी जांच की जा रही है और इसमें तफ्तीश जारी है। पहचान इनकी हो पा रही है? नाम सामने आ रहे हैं इन जवानों के? अभी फिलहाल पुलिस ने अभी नाम नहीं बताए हैं, वो कह रहे हैं अभी हम और वेरीफाई कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक रावत। और डिटेल्स के लिए आगे आपका रुख करेंगे। तो दिल्ली के रोहिणी में ये फायरिंग, सिक्किम पुलिस के जवान आपस में ही उलझ पड़े किसी बात को लेकर। एक जवान ने अपनी बाकी 3 साथियों पर गोलियां बरसाती, 2 की मौके पर ही मौत हो गई है और एक घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। आरोपी को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। अगली खबर पटना से, जहां फुलवारी शरीफ से संदिग्ध आतंकवादियों की गिरफ्तारी के मामले में एआईएमआईएम ने पुलिस की जांच पर ही सवाल खड़े कर दिए। बिहार में एआईएमआईएम के अध्यक्ष विधायक अख्तरुल इमान, उन्होंने संदिग्ध आतंकवादियों को मासूम बता दिया। अख्तरुल इमान ने इस मामले में राजनीतिक साजिश की आशंका जताई है। अख्तरुल इमान के मुताबिक इस मामले में मुस्लिम विरोधी कार्रवाई हो रही है। उन्होंने जांच एजेंसियों की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर दी है। तो फुलवारी शरीफ आतंक का जो खुलासा हुआ था, इस मामले में एआईएमआईएम की एंट्री, और एआईएमआईएम की जो एंट्री हुई है वो आरोपियों को बचाने वाली एंट्री हुई है।
AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमाम हमारे साथ हैं। पटना में फुलवारी शरीफ में टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती थी। अब तक 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। मैं कह रहा हूँ कि जांच एजेंसियां काम कर रही है, जांच एजेंसियों को काम करने देना चाहिए, उसको दिग्भ्रमित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे मामलात में जांच एजेंसियों के भी जांच पर सवाल उठा है। ये मैं समझ रहा हूँ कि कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। एक मरगूब अहमद दानिश पकड़ा गया, जिसका पुलिस कह रही है कि विदेश में रहता था, यहाँ गजवाए हिंद व्हाट्सएप चलाता था, लेकिन उसके परिजनों का कहना है कि कभी विदेशी नहीं गया, ना उसके पास पासपोर्ट, और परिजन कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से बीमार था और पटना एम्स का रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। जो कुछ मैंने कहा था वो तो बात आ रही है कि जांच एजेंसियों के कार्यकलाप पर भी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जो लोग पकड़े गए हैं क्या सबूत उनके मुहैया हो पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, कोई राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है, इस पर भी आगे जांच होनी चाहिए। आपको लगता है कि कुछ मासूम लोगों को भी फंसाया जा रहा है? नहीं, तारीख तो ये रही है कि बहुत सारे मामलात में बहुत सारे जगह मासूम लोग फंसे हैं, लेकिन इस मामले में जब तक रिपोर्ट सामने में नहीं आती है कहना कुछ गलत वक्त होगा। मगर वो देखिएगा कि इस मुल्क में RSS के लोग खुलेआम जो बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, भी खेद गम से। आपको लगता है कि RSS के भी लोग जो हैं गलत काम में इन्वॉल्व? यकीनन है कि बहुत सारा मामला उनकी बयानबाजियां जो आ रही हैं, अभी जो धर्म संसद हुआ कितनी खुली बातें की गई हैं, नाम मात्र की कार्रवाई हुई है। नुपुर शर्मा ही पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्या कार्रवाई हुई? सिर्फ आप राजनीतिक पद से हटा दिया, यही कार्रवाई हो गई? जो जिसके बारे में पूरे देश में इतना हंगामा हुआ, क्या उस पर यही उचित कार्रवाई थी? उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है। मामला यह है कि जांच एजेंसी को काम करने देना चाहिए और जांच के उपरांत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और क्या है सही क्या है गलत, बहुत ही ईमानदाराना जांच होनी चाहिए। जांच को कैसे भी लोगों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आपको लगता है कि बीजेपी RSS के लोग भी देश विरोधी गतिविधि में लगते हैं? आपको लग रहा है? मैं देश विरोधी के नहीं कहूंगा, लेकिन मुस्लिम विरोधी कार्रवाई तो बहुत सारी जगह सामने में आ रही है। तो ये थे हमारे साथ बात करते हुए अख्तरुल इमाम, जिन्होंने साफ तौर से कहा फुलवारी शरीफ में जो जांच चल रहा है उस पर सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी देखना चाहिए कि जांच एजेंसी जो है उनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा, तो जांच एजेंसियों पर भी उनके काम को भी देखना चाहिए कि किस तरह वो अपने काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, ABP न्यूज पटना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।